नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं और इन दिनों एक खबर जो है सिलसिलेवार तरीके से जब आ रही है, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खबरें अजित पवार की सिरदर्दी बढ़ाती चली जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद से लगातार अजित पवार के लिए एक उल्टी हवा जो है वो बह रही है महाराष्ट्र में। पहले तो विपक्ष के जो नेता हैं, वो कई सारे ऐसी बातें कह रहे थे कि वो कमज़ोर कड़ी हैं और उन पर कई सारे आरोप भी लगा रहे थे। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद जो उनके सहयोगी दल हैं, इंडिया अलायंस के ही, उन्हीं के कई नेता ने ये कहना शुरू कर दिया कि अजित पवार की परफ़ॉर्मेंस, जो उनकी एनसीपी की थी परफ़ॉर्मेंस, उतनी ख़ास नहीं रही और जो हमारा रिज़ल्ट था, उस पर कमज़ोर कड़ी वो एक तरीके से बने। फिर आरएसएस के जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइज़र, उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से अजित पवार को लेके लिखा गया। कि क्या ज़रूरत थी उनको अपने साथ लाने के लिए जब आपके पास बहुमत था, बीजेपी के पास बहुमत था, जब एकनाथ शिंदे उनके साथ में थे। तो ये तमाम बातें भी उठी हैं और अब इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि अजित पवार के लिए लगातार जो है, वो चीज़ें मुश्किल होती चली जा रही हैं। वो अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि और एक खबर आई है। वो खबर मैं बताने से पहले ये इसलिए बता रहा था क्योंकि ये लगातार सिलसिला बना हुआ है। अजित पवार के खिलाफ जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तो उनकी पार्टी के लिए ऐसा लग रहा है कि मुसीबतें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। और वो जो बड़ी खबर आई है, मैं नवभारत टाइम्स में भी पढ़ रहा था वो खबर। और वो नई खबर क्या है जो उनकी सेहत बढ़ा देगी? जो एनसीपी के और एक बड़े नेता हैं, उनका नाम है नरहरी जिरवाल। उन्होंने अजित पवार को अपने एक बयान से असहज कर दिया। ये तो क्लियर है, शिद्दत बढ़ा देगी उनकी। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने विधानसभा परिषद के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब सोचिए, अजित पवार की एनसीपी के वो नेता हैं और वो समर्थन किसे कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो नेता हैं उनको। जिरवाल ने जन्मदिन पर मिलने पहुंचे संदीप गुलवे को समर्थन देने का ऐलान किया है। नरहरी जिरवाल एनसीपी के उन 5 विधायकों में शामिल हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद अजित पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। हमने आपको बताया था कि जब रिजल्ट आए थे उसके बाद अजित पवार ने एक मंथन वाली बैठक बुलाई थी और हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए तमाम नेताओं को जो है तलब किया था। वहाँ कई सारे विधायक, कई सारे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं पार्टी के, वो पहुंचे थे। उसमें 5 विधायक जो है वो नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर के बहुत सारी खबरें बनी थी, सुर्खियां बनी थी, आपने पढ़ी होंगी। और ये तब बातें हुई थी जब ऑलरेडी शरद पवार की तरफ से जो पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत सारे जो बड़े नेता हैं अजित पवार के एनसीपी के, उनके नेता हमारे संपर्क में हैं। उस समय ये जब बातें हुई थी तब ये खबर बहुत तेजी से फैली थी क्योंकि 5 विधायक नहीं पहुंचे थे और उनमें से जो है वो नरहरी जिरवाल हैं, जिन्होंने अभी ऐलान कर दिया है कि वो समर्थन करने वाले हैं उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं उनको, जिनका नाम मैंने आपको बताया, संदीप गुलवे। अब आप सोचिए कि एक के बाद एक पहले सिलसिलेवार देखिए आपकी। पहले अजित 4 जून को रिजल्ट आता है, उसके बाद अजित पवार जो है वो अलग थलग पड़ते दिखाई देते हैं। पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगती हैं कि अजित पवार की वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हो गई हम लोगों की, थोड़ी नहीं बहुत ही खराब हो गई। उसके बाद फिर दिल्ली में जब एनडीए की बैठक हुई थी उस समय अजित पवार वहां नहीं पहुंचे। जब उसके बाद शपथ समारोह हुआ उस समय भी अजित पवार वहां नहीं थे, वो महाराष्ट्र में ही थे। और उसके बाद जब कैबिनेट का विस्तार होने लगा उस समय भी अजित पवार को साइड ही रखा गया। आप देखिए, एक बड़े जो मंत्री हैं प्रफुल्ल पटेल, उनको राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था जबकि वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो जो केंद्र में जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी उनको जगह नहीं मिली अजित पवार को। और एक तरीके से बीजेपी से कटे कटे से हैं इन दिनों। और इसके बाद छगन भुजबल, जो कि लगातार जो है वो पार्टी के बहुत बहुत बड़े नेता हैं, लगातार इंटरव्यू देते रहते हैं वो मीडिया में। जब आरएसएस की तरफ से ये कहा गया कि कमजोर कड़ी हुए हैं ये और इनको लेने की क्या जरूरत थी, तमाम बातें कही गई थी अजित पवार के बारे में जब रिजल्ट आया, तो छगन भुजबल भी बोल दिए। उनकी भी तरफ से जो है वो जवाबी जवाबी जुबानी जंग शुरू हुई। उन्होंने कहा कि यूपी में तो बीजेपी हारी है, तो यूपी में तो अजित पवार की एनसीपी नहीं थी। ये बात छगन भुजबल ने कही थी। तो ये जुबानी जंग जो है वो चली रही है और साथ ही साथ जब इस तरह की खबर आती है तो उससे जो है पार्टी को और ज्यादा जो है वो कमजोर होती दिखाई देती है। अब ऐसे में आप देखिए कि लगातार जो शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार, वो लगातार ये बात कहते रहते हैं कि अजित पवार के जो एनसीपी है वहां से कई बड़े नेता जो है उनके संपर्क में है। अब एक उदाहरण हमने देखा कि किस तरीके से अभी जो है नरहरी जिरवाल हैं, उन्होंने क्या किया है अभी और उनके से ऐलान किया है। अब इसके मायने आप समझिए, क्योंकि पहले से ही अजित पवार की पार्टी में कई सारे ऐसे विधायक हैं जो खबरें थी कि वो संपर्क में हैं दूसरी पार्टियों के।
अब ऐसे में अगर एक बड़े नेता ऐसा करते हैं, तो बाकी के भी दिमाग में कोई ना कोई एक मैसेज जाता है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है उससे ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में तो महायुति जो है अभी उस मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है, जितना कि 2-3 महीने पहले दिखाई दे रही थी, जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी और बाकी चीजें चल रही थी। लेकिन रिजल्ट आने के बाद बयार उल्टी बहने लगी है। अब विधायक जो हैं महायुति के जो पार्टियां हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे अजित पवार की पार्टी हो एनसीपी, चाहे खुद बीजेपी के भी कुछ जो विधायक हो, अब ये इनके मन में ये जरूर चल रहा होगा कि अपने भविष्य को लेकर, अपनी फ्यूचर को लेकर के, कि क्या इसी पार्टी से रह करके विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्या उनके लिए सेफ है, उनके लिए सही रहेगा। क्योंकि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ के, शरद पवार की पार्टी को छोड़ के यहाँ आए हैं, और जब यहाँ आए थे तो उसके बाद 2022 में सत्ता बनी थी, तो सत्ता में रहने के लिए ही कई नेता जो है वो चुनाव लड़ते हैं और पार्टियों के साथ रहते हैं। तो क्या ऐसे में जब फिर से बयार बदलेगी और विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन अभी भारी दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी स्थिति आगे और मजबूत होती चली गई उनकी, तो क्या इधर के विधायक उधर जाएंगे? क्या 2022 में जो इधर उधर के दल बदल जो हमने देखी थी राजनीति, क्या फिर से वो विधानसभा चुनाव में दिखाई देगी? इसके आसार बहुत ज्यादा है। तो ये समझने की जरूरत है कि अभी की मौजूदा स्थिति जो है वो ये है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है वो उसमें बहुत खलबली मची हुई है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे ऐसे विधायक हैं, जो खबरें आ रही थी, जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो दूसरी दूसरी पार्टी के संपर्क में है। रोहित पवार फिर से उन्होंने कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं। अभी जैसे उन्होंने पहले ही कहा था, अभी कुछ दिनों पहले, कि बहुत सारे जो बड़े नेता हैं वो हमारे संपर्क में है। अब इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात ये है कि भले ही अजित पवार पे चौतरफा हमले हो रहे हों उनकी पार्टी को लेकर, उनकी पार्टी के परफॉर्मेंस के लेकर के, लेकिन जो रोहित पवार हैं, जो शरद पवार के पोते हैं, वो भी जो है बचाव करते दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। जो अजित पवार है, एक सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है, और उस पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रोहित पवार, जो कि शरद पवार के पोते हैं, उन्होंने पोस्ट लिखा है अजित पवार को सपोर्ट करते हुए। देखिए क्या लिखते हैं वो। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी की हार के लिए अजीत पवार जो है वो जिम्मेदार नहीं है, उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बीजेपी राज्य में त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि त्रिकोणीय लड़ाई में उसे फायदा हो सकता है। अब ये रोहित पवार है वो त्रिकोणीय लड़ाई की बात कर रहे हैं कि जो हार हुई है उसमें बार बार अजित पवार का नाम लेकर के उन्हें आगे ढकेला जा रहा है और खुद को पीछे रखा जा रहा है, और उन्हें जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो लड़ने की कोशिश है। तो क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि अगर अकेले मैदान में उतरा जाए तो ज्यादा फायदा होगा, जबकि गठबंधन के साथ जो है वो जाए तो नुकसान हो सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले ही जिस तरीके से एनसीपी ने बोला है कि 80 से 90 सीटें चाहिए, एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी 100 सीटें मांगी जा रही हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने उतर सकती है? क्योंकि उसके बाद फिर सीट ही नहीं बचेगी, जिस तरीके से उनके सहयोगी दल सीट मांग रहे हैं। अब ऐसे में अगर बीजेपी अकेले उतरती है तो कितने सीटों का फायदा होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले पहले खबर आई थी कि बीजेपी 106 सीटों पर सर्वे कर रही है, और इस सर्वे से ये पता लगाने की कोशिश चल रही थी कि क्या वो अकेले लड़ती है तो कितने सीटों पर उससे फायदा हो सकता है, या गठबंधन के साथ लड़ती है तो कितने सीटों पर उसको नुकसान हो सकता है, और बिना गठबंधन के जाए तो क्या फायदा, गठबंधन के साथ जाए तो क्या फायदा। इसका मोटा मोटा एक अंदाजा उसे लगाना था। तो बीजेपी पार्टी का एक आंतरिक सर्वेक्षण भी चल रहा था, तो उसकी भी रिपोर्ट उनके पास कुछ दिनों में आ जाएगी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो महायुति की तीनों बड़ी पार्टियां हैं वो सभी जो है वो तैयारी कर रही हैं कि विधानसभा चुनाव में की स्थिति को देखते हुए कि जो भी समीकरण बदलते हैं उस समीकरण के साथ जाया जाए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है और विधानसभा चुनाव में जीतना जरूरी है। तो अगर ऐसे में दलों को अगर अकेले भी उतरना पड़े तो वो भी उतरेंगे, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। और जैसे कि रिपोर्ट्स में मैं बता रहा हूं कि लगातार जिस तरीके से सीटें मांगी जा रही हैं, अगर सीट बंटवारे को लेकर असंतोष की स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है पार्टी फिर अकेले भी उतर सकती है विधानसभा चुनाव में। फिलहाल तो अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की और किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।